नमस्कार दोस्तों। मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया गया और इस साल के बजट में किसानों का खास ध्यान भी रखा और किसानों की कमाई का इजाफा करने के लिए कई कदम भी उठाए गए और बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं भी बनाई गईं और इसके लिए घोषणाएं भी की गईं। सरकार का जो फोकस रहा कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती और किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए, आमदनी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं, कई स्कीम्स की घोषणाएं भी की गई। चलिए आज हम इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करते हैं। बजट में और क्या क्या प्रावधान किए गए और किसानों को कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में और इससे जुड़े जो अन्य उद्योग हैं उनके क्षेत्र में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किस प्रकार से बुनियादी ढांचे को ठीक किए जा सकते हैं, इन सब के विषय में आज हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रेमचंद जी। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। आपका स्वागत करते हैं हम। और हमारे साथ में है कृषि एवं पशुपालन विशेषज्ञ मोहन जी सक्सेना। आपका भी हमारे डिस्कशन में हार्दिक स्वागत। बजट की बात करते हैं तो बजट में सबसे पहले कृषि की बात करते हैं तो उसमें ध्यान ये जाता है कि आखिर किसानों को क्या क्या फायदे होंगे और उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के बजट में प्रावधान किए गए हैं। प्रेमचंद जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सरकार का फोकस इस बजट में किस पे ज्यादा था? सरकार का जो सबसे पहला फोकस है कि जो कृषि में आत्मनिर्भरता है, हमें धान और गेहूं के अलावा हमें डाइवर्सिफिकेशन करें ताकि हमारी कृषि में जो सस्टेनेबिलिटी है, सततता है, निरंतरता है, वो बनी रहे। और साथ ही हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पानी है, हवा है, उनकी गुणवत्ता भी ठीक रहे। सरकार ने उसका पूरा ध्यान रखा है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा, हमें पशुधन पे जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बजट में पशुधन, पशुपालन और जो मत्स्य है उसमें काफी कुछ वृद्धि हुई है। आंकड़ों को अगर देखा जाए और जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का जो एलोकेशन है जी, उसमें 54% का वृद्धि किया गया है। इसके साथ ही जो पशुपालन का जो बजट है उसमें भी लगभग 16% की वृद्धि की गई है। पशुपालन के क्षेत्र में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं बजट में? 2024 और 25 का बजट आया है जी। इसमें एक नई सोच को दर्शाया गया है कि एग्रीकल्चर, बजट और क्लाइमेट चेंज और जो वर्तमान में कृषि की समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने के लिए तकनीकी का, विज्ञान का, रिसर्च का समावेश करने के लिए एक दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया गया। जो पशुपालन है, चूंकि यह एक मुख्य कह लें कि ग्रोथ इंजन है एग्रीकल्चर का जी। हमारे किसान भाई श्रोतागण सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारा दूध भी न केवल भारत में, उसको अमेरिका में भी गुणवत्ता में उनके बराबर पाया गया और हमें अपना दूध अमेरिका में बेचने की इजाजत मिल गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग जो दूध के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो हमारी जो आत्मनिर्भरता थी, हम बढ़ रहे थे, उसमें अब ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो सबसे मुख्य बात ध्यान देने वाली है कि प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर, अमूमन ये कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो विश्व में पहला स्थान है, लेकिन पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या जलवायु परिवर्तन इसके कारण कह सकते हैं या फिर तकनीक इसका एक कारण कह सकते हैं? इसमें मुख्य रूप से कहें कि तीनों चीजें हैं। एक तो रहता है कि हमारा पोषण, अगर हम अच्छा खिलाते हैं पशु को तो उसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। प्रजनन क्षमता अच्छी होती है तो किसान को हर साल एक बछिया प्राप्त होती है जी। हर साल अगर उसे एक बछिया प्राप्त होती है तो उसको दूध जो है वो मिलता रहता है और उसका पशु सूखता नहीं है, कमजोर नहीं होता। और जिसको कहते हैं कि भाई सूखा है तो वो खड़ा हुआ है, खा रहा है, लेकिन गाभिन नहीं है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी रोल आया कि स्ट्रेस को, यानी कि गर्मी में है या नहीं है, इसके लिए जो प्रयास किए गए कि भाई तुम अपने पशु को किस तरीके से उसका प्रजनन क्षमता, दुग्ध उत्पादन क्षमता और पोषण का ख्याल रखोगे। तो जिस तरीके से यदि एक पोषण अच्छा मिलता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हमारे पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा हुआ। उनको स्वास्थ्य और बीमारी का अंतर
ये समझाया गया और उससे उनको बहुत लाभ हुआ। और पशुपालन जो है ये हमारी बाकी योजनाओं से जुड़ा है। इस बजट को अगर हम देखें तो इसको आंकड़ों के अलावा भी जो हमारा प्रयास है कि कृषि एवं पशुपालन विकसित भारत को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और इसमें युवा जो हैं ये टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। जी, आपने पशुपालन के विषय में इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम पशु के स्वास्थ्य की बात करें, एनिमल हेल्थ की बात करें, तो इसमें नेचुरल कृषि से ये जुड़ जाता है। और जब तक पोषण अच्छा नहीं होगा, कृषि अच्छी नहीं होगी, तो नेचुरली पशुओं को, पशुधन को खाने के लिए पोषण अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रावधान है? अच्छी अच्छी क्रॉप वैरायटीज जो क्लाइमेट से ही रिलेटेड नहीं बल्कि जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज है, जो पशुओं के नहीं बल्कि जो मानव के लिए भी जो उनके पोषण है उसको बढ़ाएं, उसमें एक तरह से एडिशनल उसमें पोषण की वृद्धि हो। और बायोफोर्टिफिकेशन की वैरायटीज हैं वो सरकार उसके ऊपर भी बहुत सारा जोर है। क्लाइमेट चेंज का तो असर होता ही है, साथ में टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र में सरकार ने बजट में किस प्रकार से प्रावधान किए हैं? जैसे 109 क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज हैं, साथ ही जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनके थ्रू कैसे हम जो नए नए उपकरण हैं उनको किसानों तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए, मोटी चीज है कि हमने तकनीकी बहुत सारी उपलब्ध है, लेकिन वो किसानों तक कैसे पहुंचे। हमारा जो प्रसार तंत्र है, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हैं, उनको उनके साथ में मिलके हम वो जो तकनीकी है लोगों तक पहुंचाएं कैसे, किसानों तक पहुंचाएं कैसे। सरकार जैसे जो सरकार क्या है कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, उसको बढ़ावा दे रही है। 1 करोड़ जो फार्मर्स हैं जो उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा ताकि हमारे और उनका प्रमोशन भी किया जाएगा। जी सक्सेना जी, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रेमचंद जी कह रहे थे कि जो तकनीक है वो किसानों तक सही ढंग से समय पर नहीं पहुंच पाती है। पहुंचाने के लिए कहां-कहां किस प्रकार से समस्या आती है और इसको किस प्रकार से इसका समाधान कर सकते हैं? भारत के लिए स्वर्णिम टेक्नोलॉजी का युग है। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी में करीब 128 करोड़ मोबाइल फोन है जी। और आज मोबाइल के द्वारा पंप को चलाना और बंद करना, मोबाइल के द्वारा अपने खेत के बारे में जानकारी लेना, आज रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जीपीएस के थ्रू उसको पूरी जानकारी मिल रही है। और इस ओर छोटे किसानों के लिए खास तौर से जो पंचायतों में ये बदलाव लाने के लिए कि टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरीके से इसका लाभ मिले, इसी का परिणाम है कि आज ड्रोन एग्रीकल्चर में जितना इस्तेमाल होने लगे हैं, चाहे बड़े किसान हो चाहे छोटे किसान हैं तो उनको किराए पे मिलता है। आजकल जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी कहना चाहिए कि ड्रोन के जरिए जो खेती की जा रही है, बीमारियों को जो हम पकड़ रहे हैं, यानी कि बीमारी को जो हम वहाँ पर है पेड़ पौधों में, उससे हम देख के पहचान करके वहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह सब हम वहाँ पर छिड़क रहे हैं। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर खाद दिया जा सकता है। ये ड्रोन के जरिए हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या डॉक्टर प्रेमचंद जी, इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि लोगों तक, यानी कि किसानों तक अच्छी पहुंच हो, उनके पहुंच में बने, तो हाँ, इसके लिए कुछ प्रावधान है? बिल्कुल, इसमें क्या है कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और एक नया स्कीम चालू किया है नमो दीदी। तो नमो दीदी क्या है कि ऐसा है, ड्रोन हर कोई तो ला नहीं सकता, तो इसमें क्या है कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको वो किराए से मिल सके, जैसे मोहन जी ने बोला कि वो किराए से मिल सके, तो और साथ ही हमारी जो महिलाएं हैं जो उनको एक रोजगार भी मिल जाए। लगभग 15,000 ऐसी वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ड्रोन दिए जाएंगे। अब उनको साथ में उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कैसे वो उनको का छिड़काव करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक तो उनको रोजगार मिले, साथ ही वो किराए से उनका अपना वो ड्रोन को और वो कस्टमर से सस्टेन भी कर सके, उन्हीं से पैसा से वो चला सके और लोगों को दे सके। तो इससे एक जुड़ाव हो गया और एक छोटे काश्तकार है ना, वो एक साथ आ गए। तो इस तरह से मतलब जो टेक्नोलॉजी का, साथ में महिला सशक्तिकरण का, और साथ में उनको सततता बनाए रखने के लिए, उनको सेल्फ सस्टेनिंग करने के लिए, क्योंकि कोई चीज है ना उसको आप ऐसा है कि किसी चीज को ऐसे पैसे देने से नहीं होता, लेकिन इसके साथ में ही अगर वो और इनकम जनरेट करे, वो उनके लेवल पे सेल्फ सस्टेन करे, उसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात बहुत अच्छी है।
की, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है रोजगार देने के हाँ लिए। जी। इसके विषय में मोहन सक्सेना जी क्या कहेंगे आप? कृषि प्रणाली रही है अंतोतगत्वा वो सफल सिद्ध हुई है, क्योंकि वो मानव की पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करती थी। जी बिल्कुल। केवल खाद्यान्न ही नहीं देती थी। हम कहते हैं कि हमारा किसान अन्नदाता है, साथ साथ हमारा वही किसान ऊर्जा दाता भी है, क्योंकि वो पहले गाय के गोबर से उपले बना के ऊर्जा की पूर्ति करता था। बाद में जब उसको अवसर मिला तो उसने बायोगैस लगा लिया, गैस से अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर रहा है। बहुआयामी योजना, इसमें हमारे पशुपालक न केवल खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, अर्थात दूध ही नहीं पैदा कर रहे हैं जी, वो गोबर से बायोगैस भी बना रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस से ऊर्जा भी बना रहे हैं। तो वो ऊर्जा दाता भी हैं, डीजल को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि बायोगैस उपलब्ध है उनके पास, और जो उर्वरा शक्ति है जमीन की उसको बनाए रखने के लिए वो कंपोस्ट भी कर रहे हैं। जी मोहन जी, वैसे देखा जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है, तकनीक है, उन सब में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उन वृद्धि को यानी कि उत्पादकता को और उस उत्पादन को बढ़ाने के बाद में हम इसका निपटारा कैसे करें, यानी कि इससे हम कैसे बेचें, इसके लिए बाजार की क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की जो अवधारणा है या फिर जो कह सकते हैं कि प्रावधान है बजट में, किस प्रकार के प्रावधान किए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें प्रोविजन किया गया है, जो है लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर। जो सब्जी कहाँ ज्यादा यूज होती है, शहरों के आसपास, तो शहरों के पास लार्ज स्केल क्लस्टर बना दिए कि वो वहां पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सारा कोल्ड स्टोरेज एंड जो वैल्यू चेन सिस्टम है उसको बनाया है, ताकि एक काश्तकार उसको वहां पे लेके आ सके बिना खराब हुए बिना, क्योंकि बहुत सारा जो सब्जी और फल है वो रास्ते में खराब हो जाता है। उसको कैसे कम किया जाए, जो शहर का उपभोक्ता है उस तक समय से पहुंच सके, तो जो शहरों के आसपास जो वेजिटेबल्स और फ्रूट के क्लस्टर बनाए गए हैं, इसके तो दूसरा चीज है वो ये है कि 25,000 जो हेमलेट जो बोलते हैं, जो ढाणियां होती हैं, जो जिसको बोलते हैं, उन ढाणियों को सड़क से के मार्ग से कनेक्ट करने से, ताकि वो जो दूर दराज के जो एरियाज हैं वहां से जो उत्पाद ला के और मार्केट में बेच सके। तो सड़क की तो बहुत जरूरत पड़ती है और अच्छे सड़क की आवश्यकता होती है, जिससे कि सड़क जो है, सड़क मार्ग से बाजार तक पहुंचने के लिए उत्पादन को, उसके लिए सरकार ने कई प्रावधान किए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो जो 25,000 गांव हैं वो सड़क से जोड़े जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि उसकी जो परिभाषा है, जो ढाणी की जो परिभाषा है कि किसको जोड़ा जाएगा, उसमें भी परिवर्तन किया गया है। उसमें परिवर्तन करने का एक प्रावधान किया गया है, क्योंकि अब तक जो होती थी वो 500 पॉपुलेशन का जो जनसंख्या वाले जो ढाणियां थी उनको सड़क से जोड़ा जा रहा था। अब उसको 500 को, और जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें 250 का जो मापदंड था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करके ताकि बाकी सब लोगों को जोड़ा जा सके और जो अपना उत्पाद है वो बाजार तक लेके आ सके। जी मोहन जी, इसमें देखा जाता है कि जैसे कि आपने कहा कि बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उनको सही तरीके से सही दाम मिले, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और सरकार इस पे फोकस भी कर रही है। तो इसमें किसानों की किस प्रकार की भूमिका हो सकती है, किसान भी किस प्रकार इसमें अपने आप को शामिल कर सकते हैं और इसमें मदद कर सकते हैं? योजना 2016 में एक आई थी कि जो किसान अन्न उत्पादन कर रहा है, फल उत्पादन कर रहा है, वेजिटेबल उत्पादन कर रहा है, वो केवल उत्पादन करता ना बने बल्कि वो एक उद्यमी भी बने। और एफपीओ बनाने का एक योजना आई जिसमें किसानों के समूह को सेक्शन 25 कंपनी बना के और नाबार्ड के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी गई, प्रोत्साहन दिया गया। ये डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है, तो आपको गेहूं चाहिए तो आप भी आगे आएं और इनके समूह को टेक्नोलॉजी और इनको एक मार्केट प्रोवाइड करें जी। तो जिससे कि हमारे जो एफपीओज बन रहे हैं वो एक उद्यमी अपना ब्रांड बना ले। और उसमें फिर आया कि बहुत सारी जगहों पे पैकेजिंग इम्प्रूव हुई। आप देखिए कि सरसों का तेल हमारे एफपीओज बना के उपलब्ध कराने लगे अपने जिलों में, और जो शुद्धता की एक विश्वसनीयता थी वो एफपीओज के द्वारा किसानों में आई।
जी। और उसमें जो एक बहुत अमूल परिवर्तन हुआ कि हमारे जो युवा स्नातक हैं, जो लड़कियां जिन्होंने शहरों में पढ़ाई की, वो गांव में जाके एग्रीकल्चरल स्टार्टअप उन्होंने बनाए। क्योंकि खाद्यान्न, शुद्ध खाद्यान्न एक ऐसी चीज है, हर आदमी चाहता है कि भाई हमें डायरेक्ट खेत से मिल जाए। ये शहर वाले कुछ ज्यादा चाहते हैं कि शुद्ध खाद्यान्न मिले। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे प्रेमचंद जी, कि जैसे कि शुद्ध खाद्यान्न मिले और हाँ जी। डायरेक्ट मिले, हाँ जी। तो बाजार की अब यहाँ पर भी हो जाती है कि बाजार की व्यवस्था हाँ होती जी, है। हाँ जी। अब यहाँ पर सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी और निजी निवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी। जी, तो हाँ इसमें जी। कुछ प्रावधान है हाँ क्या? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि बाजार से कनेक्ट करने के लिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें बीच में कहीं पिल्फरेजेस नहीं हो, उसमें कहीं पे लीकेज ना हो, और कहीं पे उसकी गुणवत्ता में चेंज ना आए। तो हर लेवल पे जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसको सरकार लेके चल रही है, ताकि हम उसको जो गुणवत्ता में, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ जो काश्तकार हैं उनको जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन देके, और साथ में ही उनको अच्छे दाम मिले और उनका जो उत्पाद है वो बाजार में लोगों के बीच में पहुंचे, तो उसके लिए वो प्रमोशन की स्कीम्स है। डिफरेंट एग्जीबिशन लगाना है, कहीं कहीं पे जैसे बड़े मेले हैं उनमें जाके वो डिस्प्ले करे, लोगों के संज्ञान में आए कि इस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। पोषण की जब भी बात होती है तो मिलेट की ओर ध्यान जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे कि रागी है और भी जो ज्वार है, बाजरा है, इन सब का उत्पादन करने की जो क्षमता थी उसमें बढ़ावा दिया गया है। मोहन जी, तो इन सब की वृद्धि के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या किसानों के पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी है या फिर सरकार की ओर से कोई प्रावधान इस बजट में किया गया है जिससे कि मिलेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा हाँ, दिया? इसमें फूड प्रोसेसिंग को लेके कि आपने उत्पादन तो कर लिया, अब उससे आप ऐसे उत्पाद बनाएं जिनको आज का जो नवयुवक उपभोक्ता है वो खाना चाहता है। तो एक है कि भाई आप नूडल्स खा रहे हैं मैदे के बने हुए, और दूसरी तरफ आप नूडल खा रहे हैं जिसमें 50% अंश उसमें मिलेट्स का है, बिस्किट्स हैं बनाने का, डबल रोटी बनाने का। तो ये प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद प्रयोग, यानी कि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और उनको इसके बारे में टेक्नोलॉजी और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और अपना मार्केट बनाने के लिए एफपीओस को सरकार हर बार हर स्टेट में जो फूड फेयर लगने लगे हैं जिसमें उनको फ्री में आमंत्रित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप आइए, अपना उत्पाद दिखाइए। तो एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये आप सोचिए कि इस बजट में जिक्र भी किया निर्मला सीतारमण ने कि हमें ऊर्जा और उर्वरक को भूलना नहीं है। जी। ऊर्जा अगर हमारी डीजल का 50% भी अगर हम आयात कम कर देते हैं और बायोगैस और बायो एनर्जी और सोलर को अडॉप्ट करते हैं, तो आप इसका सोचिए कि लॉन्ग टर्म में इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटायर, पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। जी। और वैसे भी हमारे गांव एक तरीके से कह लें किसान की पहचान भी बदल रही है। जी, किसान की पहचान भी बदल रही है और लोग पहचान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसे भी कई स्कीम्स लॉन्च किए हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर प्रेमचंद? हाँ बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सबवेंशन का जो कंपोनेंट है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है आंकड़ों को देखा जाए तो। साथ ही जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन में जैसे अभी पिछली 2-3 साल से एक जो नया सोच आई है वो ये है कि सरकार वो टाइम पे पे करे, टाइम पे उसका भुगतान करे। इसलिए जो काश्तकार है वो जो समय से भुगतान करता है उसको 3% का छूट दिया जाता है। तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है किसान क्रेडिट पे वो 4% है। तो 4% कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, और वो अपने एक अच्छी तकनीकी के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के लिए और खाद के लिए उपयोग करता है, जिससे उसका उत्पादन भी बढ़ता है। साथ में ही वो जो उसकी डिस्ट्रेस चलती कि जो कभी भी बेचना पड़ जाता था उसमें भी कमी आती है उसे। जी, मोहन जी सक्सेना जी, आपको क्या लगता है कि इस बजट से किसानों को कितना फायदा होगा, कितना मुनाफा होगा, और आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और भी ज्यादा इजाफा किया जा सकता था, कुछ और भी प्रावधान किए जा सकते थे?
इस बजट से उनको बहुत लाभ हो सकते हैं और सरकार की ऐसी मंशा भी है कि छोटे किसान खास तौर से जुड़ें, और उनको जोड़ने के लिए जो बीच की कड़ी है, जो कह लें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैं, नाबार्ड से जुड़ी संस्थाएं हैं, नेफेड से जुड़ी संस्थाएं हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर से जुड़ी संस्थाएं, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए कि किसान को जानकारी अगर हो जाए और इस चीज का विश्वास हो जाए कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे 4 पैसे बचते हैं, तो वो उसको आगे आके अपना लेता है जी। और अगर यही चीज उस तक नहीं पहुंच पाती है तो वो वही कुछ करता रहता है जो अभी तक करता आया है। मल्टी लेवल फार्मिंग जिस युद्ध स्तर पे एडॉप्ट हुई है हरियाणा में, पंजाब में, झारखंड में, बिहार में, क्योंकि उसके परिणाम उन्हें देखने को मिले कि बजाय एक फसल लगाने के एक ही जगह पे 5 फसल लगाओ तो रिस्क भी कम हो गया और आमदनी गन्ने, धान और गेहूं के मुकाबले जहां 80,000 रुपए की उन्हें गन्ने में आमदनी होती है, 2 लाख की उनको बचत हुई है जी। तो ऐसे किसानों के समूह जो सरकार की योजनाओं के तहत उनको ये देखने को मिला, करने को मिला, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ने किया, आज वो 10 से 400 हो गए एक गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी। डॉक्टर प्रेमचंद जी, जो इस बजट का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो कहाँ तक होगा, कैसे होगा? कि 2047 तक हमारा देश है वो विकसित भारत बनेगा जी। और ये एक बजट है वो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, एक फाउंडेशन है, एक नींव है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है और हम विकसित भारत बनेंगे। जी बिल्कुल, हम विकसित भारत बनेंगे अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, गुणवत्ता वाली जो उत्पादन है, उत्पादकता जो है वो बढ़ाएंगे, तो नेचुरली हम विकसित भारत बनेंगे और अपने देश में अपना तो नाम होगा ही होगा, आत्मनिर्भर तो होंगे ही होंगे, पूरी दुनिया में हम एक अलग पहचान होगी। और इस बजट में ये घोषणा भी हुई है, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाएगी जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, इसके दुष्प्रभावों को केवल कम किया जा सकता है। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं चुनौती है, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि को कैसे बचाएं और किसानों का वेलफेयर इससे जुड़ा है। जी। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ किसानों के लिए, हमारे युवक युवतियों के लिए रोजगार के भी संसाधन है, विकास के भी साधन है और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए भी बहुत सारे इसमें प्राविधान किए गए हैं। बहुत सारे इस बजट में किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, पशुपालन के लिए, डेयरी विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। निश्चित ही इस बजट से किसानों को राहत भी मिलेगी, फायदा भी होगा और हमारा देश आत्मनिर्भरता में आगे भी बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और डॉक्टर प्रेमचंद जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। मोहन जी सक्सेना जी कृषि एवं पशुपालन विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और बजट से संबंधित इतनी सारी जानकारियां दी, किसानों के विषय में, कृषि के विषय में, पशुपालन के विषय में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।